हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए पर देखिए पहला नंबर क्या लिखा गया है। पहला नंबर गणित का विद्या सीरीज है। दूसरा नंबर देखिए हमारे पास 4 विद्या सीरीज है। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे विज्ञान का विद्या सीरीज। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर हमारा है इंग्लिश का विद्या सीरीज। और चौथा नंबर है हिंदी का विद्या सीरीज। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यह कक्षा 10 का 2 महीने का बैच है जिसमें हम 4 विषय पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक का इस विद्या का हर एक हम प्रश्न हल करेंगे। गणित हो चाहे विज्ञान हो चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी हो, हर एक क्वेश्चन को हम शुरुआत से और क्रमबद्ध से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं मैथ से। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम देख लें और समझ लें कि गणित में कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे पूरा का पूरा। चलिए पूरा का पूरा पहले हम देख लेते हैं कि गणित में कितना चैप्टर है। उसके बाद हर एक चैप्टर क्या करेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे। गणित में चलिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले चलिए हम सोच रहे हैं ना कि सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने चैप्टर गणित में है। 10 में, कक्षा 10 के गणित में इतना चैप्टर सीखना है। तो शुरुआत हमने पूरा चैप्टर का नाम लिख दिया, जिससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कक्षा 10 के गणित में क्या क्या पढ़ना है। तो इन चैप्टरों को पढ़ना है। जैसे पहले नंबर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। दूसरे नंबर का नाम क्या है? बहुपद। तीसरे नंबर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथे नंबर का द्विघात समीकरण। 5 नंबर चैप्टर का नाम समांतर श्रेणियां। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर का नाम त्रिभुज। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। 9 नंबर चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10 नंबर चैप्टर का नाम वृत्त। 11 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13 नंबर सांख्यिकी और 14 नंबर प्रायिकता। मतलब कक्षा 10 के गणित में हमें 14 चैप्टर पढ़ना है। तो 14 चैप्टर का नाम लिखा गया है और बारी बारी से हम हर एक चैप्टर सीखेंगे। और विद्या के जितने विद्या में हर चैप्टर का जितना प्रश्न दिया होगा सबका सब हल करेंगे, क्योंकि पेपर में इसी विद्या को हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक। इसी क्वेश्चन बैंक से हर एक प्रश्न आता है। यहाँ से हम सीखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो चलिए वास्तविक संख्याएं का हम शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्याएं देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं में कैसे और क्या क्या पढ़ना है? तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं सबसे पहले याद कर लीजिए शुरुआत में कि इस चैप्टर में वास्तविक संख्याएं में वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यही ध्यान दीजिए, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन में परिचय में इतना याद रखिए कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? चलिए देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं का पहला नंबर प्रकार नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। और दूसरे नंबर का नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या संख्याएं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं याद रखिए, पहला नंबर चिन्ह लीजिए और याद कर लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके वो होती है अपरिमेय संख्याएं। वर्गमूल, जैसे 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल, जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल 3। 16 का वर्गमूल 4। 25 का वर्गमूल 5। 36 का वर्गमूल 6। 100 का वर्गमूल 10। लेकिन क्या हम 2, 3, 5 इनका वर्गमूल निकाल लेंगे? नहीं। तो अपरिमेय संख्या में याद रखिए पहला नंबर, जैसे हम √2 अर्थात 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकालेंगे लेकिन दशमलव में आएगा ना। तो हम क्या करेंगे? √2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, ऐसे। हम बताओ लड़की डाल लो, 3 निकलवा लो।
तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सके। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, 3 का अगर निकालेंगे दशमलव में आएगा। तो जिनका वर्गमूल पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4, 100 का 10, तो लेकिन इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, याद रख लीजिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और याद रखिए, अगर आपके बुक में ऐसा दिया गया है नंबर, नंबर का मतलब संख्या, जैसे लिखा गया है 3.111 और उसके बाद से पीछे यहाँ पर ऐसे डैश ऐसे बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि 3 दशमलव अब 1 खत्म नहीं होगा, इसके पीछे 1 1 1 ऐसे क्या होता जाएगा, या ऐसे अनंत तक जाएगा। इसके पीछे डॉट डॉट लगा है ना, 1 1 1 ऐसे डॉट डॉट, मतलब 1 कहां तक जाएगा? ऐसे अनंत तक। तो अगर जहां पर ऐसा संख्या लिखा है जैसे 0.33, उसके बाद ऐसे लगा है यहाँ पर डॉट डॉट, मतलब 3 ऐसा क्या है? ऐसा जाता जाएगा, 3 कभी अंत नहीं होगा। तो अगर ऐसा भी संख्या मिल जाए, याद रख लीजिए, वह भी क्या है? अपरिमेय संख्या। जहां जहां यहाँ पर जो जो लिखा जा रहा है आपको याद रखना है। √2, √3, √5, √7 और √11, ऐसे √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिनका वर्गमूल ना निकल पाए उसी को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिस संख्या के पीछे ऐसे डॉट डॉट लगा हो वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला नंबर, तीसरा नंबर याद रख लीजिए। तीसरा नंबर अगर पूछा जाएगा पाई क्या है? पाई, पाई कहां पर आता है? जैसे जब पूछा जाएगा, जो वृत्त होता है, जब पूछा जाएगा आपसे कि वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि। परिमाप ही है परिधि, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त में आता है पाई, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई, तो पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखिए, अगर आप प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाए कि पाई बताइए क्या है, पाई कौन सी संख्या है, 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो पाई बताइए क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर उसी प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि पाई बराबर 22/7, तो पूछा जाए कि क्या है, अगर पाई का मान दिया गया हो 22/7, यहां पर सामने अगर लिखा हो 22/7, तब क्या लगाइएगा? परिमेय संख्या। याद रखिए, जब तक पाई का मान कुछ ना कहा जाए तब तक है अपरिमेय। अगर पाई का बराबर लिखा है 22/7, क्या हो जाएगा? परिमेय। समझ में आया कि नहीं? ऐसा बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा बुक में। प्रश्न कैसा रहेगा? ऐसा लिखा रहेगा, पाई बराबर 22/7 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ऐसा पूछा जाएगा। और 4 ऑप्शन ऐसे दिया होगा, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, ऐसे पूरा नाम लिखा होगा। तो अगर पाई बराबर 22/7 लिखा है, तब क्या लगाइएगा? परिमेय। कुछ नहीं लिखा है, बताइए पाई क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय में इतना याद रख लीजिए। पहला नंबर, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय में क्या है? √2, √3, √5, √7, बाकी नंबर सब लिखा गया है, सब क्या है? अपरिमेय। और परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या में याद रख लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसे जाइए 4, 5, 6 अनंत तक। ऐसे इधर भी -1, -2, -3 अनंत तक। बटा भी जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 या 3, कुछ भी। लेकिन परिमेय का परिभाषा क्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वे संख्याएं, परिभाषा इसका क्या है परिमेय का, कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 न हो। मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं लिखा रहना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब जैसे लिखिए बटाम लिखा गया है ना, 3/2, 4/2, 5/2। अब कहेंगे सर यह बटाम कहाँ लिखा गया है? 3 भी बटाम में है, क्योंकि 3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। 1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? जिसका हर कुछ नहीं दिया होता है, क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। इसीलिए मतलब
परिमेय संख्या यह सब है, क्योंकि अब आप कहेंगे सर बटे में क्यों नहीं लिखा, भाई बटे में एक माना जाएगा ना, बटे में क्या माना जाएगा, एक। तो टाइम कम है इसलिए मैं आपको परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट सुनते रहिए। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वे संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में सब -2 -1 यहाँ पर सब लिखा है, -3 0 1 2 3 और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। मतलब यह सब पूरा का पूरा क्या है, परिमेय, और उस तरफ का क्या हो गया अपरिमेय। अब परिमेय भी क्या है, परिमेय भी बांटा गया है। परिमेय संख्या में क्या है, याद रखिए, परिमेय संख्या में पहला नंबर जो 1 2 3 4 क्रम से रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। परिमेय में ही, परिमेय में पहला नंबर हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक या प्राकृत कहिए या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। बताइए जब वस्तुओं को गिना जाता है कैसे गिना जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्लास में कितने लड़के हैं, गिनिए, तो आप गिनेंगे ना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना। तो प्राकृतिक संख्या मतलब जिनसे हम गिनती करते हैं, और गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते रहिए अनंत। तो मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाता जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और बताइए अगर पूछा जाए प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, है भाई। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में बन जाएगा ना। तो इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का नाम रखा गया है पूर्ण संख्या। क्या रखा गया है, पूर्ण संख्या। भाई पूर्ण संख्या क्या है, देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या याद रखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 मतलब गिनती में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, अगर गिनती में किसे शामिल करिए, जीरो को, अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, इसमें प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो उसका नाम रख दिया जाता है पूर्ण संख्या। समझ में आया। अब इसी में अगर माइनस वाले को भी शामिल कर दिया जाए तो नाम हो जाता है पूर्णांक। अगर पूर्ण संख्या में माइनस वाले को शामिल कर दिया जाए तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। माइनस का मतलब बताइए, एक के आगे प्लस है ना, जिसके आगे कुछ चिन्ह नहीं होता है क्या माना जाता है, प्लस। तो एक के आगे प्लस लिखा गया है, 2 के आगे प्लस, 3 के आगे प्लस, 4 के आगे प्लस, सब प्लस है ना। अगर इसमें माइनस वाले को भी शामिल कर दिया जाए, किसे, जैसे -4 -3 -2 -1, बाकी ये सब रहेगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से गिनेंगे तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल कर दीजिए तो इसका पूरा का नाम पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या माइनस वाले को भी शामिल कर दीजिए, पूर्णांक बन गया। देखते रहिए कैसे चेंज होता जा रहा है नाम, तो नाम चेंज होता जा रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें पूर्णांक में जो 1 से लेकर इधर है यह क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर 0 से पूछा जाए तो क्या है, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक में अगर 1 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो जिनके आगे प्लस है उसे कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं, हाँ। तो पूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है, इनके आगे प्लस है, यहां से लेकर यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, तो इनके आगे प्लस है धन पूर्णांक। जिसके यहां से माइनस वाला स्टार्ट है इधर, इसका नाम क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। और 0 को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। नाम सुनते रहिए। तो इसका मतलब पूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है। क्या क्या, इधर का जिसके आगे प्लस है धन पूर्णांक, 0 को शून्य पूर्णांक, और इधर वाले को ऋण पूर्णांक। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, इसका मतलब यहां से
यहां से लेकर और इधर तक, यहां से लेकर इधर तक, बताइए इसका नाम क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। बताइए जीरो का नाम क्या है? जीरो का शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। बताइए इधर का -1 से इधर से जो स्टार्ट है, बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऋण पूर्णांक। इसका नाम क्या हो गया? ऋण पूर्णांक। तो सबसे पहले चैप्टर में हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंतर्गत ये सब आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इसमें भी किसमें, ये जो आप कहिए धन पूर्णांक कहिए, धन पूर्णांक कहिए या प्राकृतिक संख्या, अब इसमें भी अलग अलग संख्याओं का अलग अलग नाम रखा गया है। चलिए जैसे नाम क्या रखा गया है ध्यान से देखिए, चाहे आप धन पूर्णांक कहिए चाहे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7। भाई प्राकृतिक या धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5। अब इसमें जो 2 से कट जाता है, बताइए 2 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा। जो 2 से कट जाए उसे कहते हैं, यहां पर देखिए, यहीं पर, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो अगला नंबर हम जानेंगे तीसरे के बाद 4 नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं के चैप्टर में छोटा छोटा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और सम संख्या क्या? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसा जो 2 से कट जाए सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या की बात हो रहा है, इसमें जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से ना कटे 5 नंबर विषम संख्या। विषम संख्या या संख्याएं, विषम संख्या कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और विषम संख्या क्या हो गया? 1 3 5 7 9, ऐसे। क्या 2 से कटेगा? नहीं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, पूर्ण संख्या 0 शामिल कर दीजिए, माइनस वाले को शामिल कर दीजिए पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं में जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जो 2 से विभाजित न होती है उसे हम विषम संख्या। और है अब भाई, और क्या नाम है? चलिए देखिए, अगला नंबर है जिसका नाम रखा गया है अभाज्य। चलिए यहीं पर देख लीजिए 6 नंबर। 6 नंबर। तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या क्या होता है, अभाज्य और भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य और भाज्य। तो पहले हम देखेंगे अभाज्य कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है याद रखिए, 1 से बड़ा। कहां से? 1 से बड़ा, मतलब 1 को छोड़ करके 1 से बड़ा वे संख्याएं, 1 से बड़ा वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं। 1 से बड़ा वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित, जैसे 6 तो 6 से कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 9 तो 9 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जो स्वयं से कटे। जैसे 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा, 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा, 19 सिर्फ 19 से कटेगा। जैसे हम कहते 52 तो 52 कट जाएगा, 13 चौका 52, और 4 से भी कटेगा 52, 2 से भी कटेगा। तो वे संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं और स्वयं से विभाजित होती है। मतलब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है कि 1 से बड़ी वे संख्याएं, इसे याद रखना होगा। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, जो स्वयं से विभाजित होती हैं।
चलिए उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल है 2, 3, क्या 4 है अभाज्य संख्या? 2 से कट जाएगा ना 4, किसी से कटना नहीं चाहिए, खुद से कटे। 2, 3, 5, 5 सिर्फ 5 से कटेगा, 7 सिर्फ 7 से कटेगा, 9, 8 कट जाएगा, 10 कटेगा, 11, 11 सिर्फ 11 से कटेगा, 12 भी कट जाएगा, 312, 4 3 12, 13 सिर्फ 13 से कटेगा। मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। तो अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है 7 नंबर। यहां पर देखिए 7 नंबर भाज्य संख्या। मतलब यह सब जानकारी आप होना चाहिए। भाज्य संख्या। अब इसका उल्टा हो जाएगा कि वे संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और दूसरे संख्याओं से भी कटे। अभाज्य में क्या है? सिर्फ स्वयं से कटे, और इसमें स्वयं से तो कटेगा ही और दूसरे से, जैसे 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। मतलब हाँ, जो बचा है वही क्या हो जाएगा? भाज्य। तो मतलब क्या क्या बचा? एक से बड़ी 4, और क्या बचा है? 6 और 8, 9, 12, अभी 10 भी है, 10 भी लिख लीजिए। ऐसा बहुत 14, 16, 15 भी तो है, 15 भी कटेगा, 3 5 15। ऐसा अगर हम और नंबर लिखे, जैसे क्या? जैसे 116 2 से कटेगा, 140 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से 14। तो मतलब भाज्य संख्या इसका सिर्फ उल्टा है कि यह स्वयं से तो कटेगा ही और दूसरी संख्याओं से भी कटेगा। और दूसरी, अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का शुरुआत, ध्यान देखते रहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 4, तो 4 को ध्यान रखिए, यहां से चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर हम कह दिया जाए कि 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखते रहिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2, 2 दूनी 4। जैसे देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 तिहाई। ध्यान से देखते रहिए। अगर हम कहते हैं कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी। ध्यान से देखते रहिए। अगर हम कहते हैं 9 को हम लिखते हैं 3 गुणते 3 त्रिका 9। यही से शुरुआत हो रहा है चैप्टर, मतलब जड़ अब यही चालू होगा। उसके बाद क्या है? 12, जैसे हम देते हैं 12, तो 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 तिहाई। अब यह भर नहीं, आप चाहे और बड़ी संख्या लीजिए, जैसे हम बात करते हैं 140 का, और बड़ी संख्या जिससे और मजा आए। देखिए 116, 116 को हम क्या लिखेंगे? 116 को पहले काट लीजिए, तभी तो जानेंगे। पहले काट लीजिए, 2 पंचे 2 अठे 16, ऐसे ही काटा जाता है। 2 दूनी 4, अब 1 निकला, 2 9, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो इसका मतलब 29 सिक्का, क्योंकि 29 सिर्फ 29 से कटेगा। तो हम 116 को लिखेंगे 2 गुणते 29। चलिए इसे भी लिख लेते हैं 116। 116 हो गया 140, 140। बताइए 140 को कैसे लिखेंगे? पहले 140 को काट लेंगे, तभी तो जानेंगे। चलिए 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 1 निकला और जीरो का आगे क्या? 10 बन गया, 2 पंचे। अब 35 किससे कटेगा? 5 सते 7 इक्का। तो लिखेंगे हम 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब देखिए यहीं से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या? अब बताइए, जब हम 4 का क्या किए? हम गुणनखंड, तो 2 गुणते 2। हमने 6 का गुणनखंड किया 2 गुणते 3। हमने 8 का गुणनखंड किया 2 गुणते 2 गुणते 3। 9 का किया 3 गुणते 3। जैसे 116 का किया 2 गुणते 2 गुणते 29। 140 का 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब देखिए पूरा का पूरा ध्यान रखिए, गुणनखंड में जो नंबर आया है सब अभाज्य संख्या है। देखिए सब अभाज्य है। क्या 2 अभाज्य नहीं है? 2 अभाज्य है ना, 2 सिर्फ 2 से कटेगा। इसमें 2 और 3 आया है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 3 भी स्वयं से कटेगा, 2 इसमें भी लिखिए अभाज्य है, इसमें भी अभाज्य है।
इसमें भी अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी। मतलब किसी दुनिया में किसी भी संख्या को काटेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या आएगा। देखिए 29 सिर्फ 29 से कटेगा भाई, 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 2 सिर्फ 2 से। इसमें देखिए जैसे अगर 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा और 7 सिर्फ 7। मतलब दुनिया में चाहे जो संख्या हो, जब आप उसका गुणनखंड करेंगे हमेशा क्या आएगा? अभाज्य संख्या। इसीलिए इसका नाम रखा गया है अभाज्य गुणनखंड। क्या नाम रखा गया है? हाँ, इसका नाम रखा गया है अभाज्य। याद रखिए, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि सब का सब क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए इधर गुणनखंड करने पर सब क्या मिला? अभाज्य, इसलिए नाम रखा गया है अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अब विद्या में ही प्रश्न चालू है, विद्या में किताब में चाहे जो किताब हो, ऐसा प्रश्न दिया गया है, ऐसा आपसे प्रश्न मिलेगा। कैसा? जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे? हम जब काटेंगे तो सब का सब ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या। चलिए 40 को हम काटते हैं, कैसे काटेंगे? चलिए यहां पर काट लीजिए 40 को, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2 पंचे 5 एक्का 1 आ गया, मतलब पूरा कट गया। तो 40 बराबर लिखेंगे हम 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। देखिए 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो ऐसे काट देंगे, ये क्या हो गया? आंसर। नाम क्यों रखा गया अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि इधर का सब क्या आएगा? दुनिया में कोई भी संख्या हो, काटने पर कुल क्या मिलता है? अभाज्य मिलता है। और यहीं से ल स और म स स्टार्ट होता है। तो चलिए इतना लिखिए पूरा। अब यहीं से हम पढ़ेंगे ल स और म स, और चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चलिए 40 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 40 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 40 को हमने काटा, क्या मिला? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही होता है कि उस संख्या को हम काट लेंगे और गुणा के रूप में क्या करेंगे? लिख देंगे। अब इसी अभाज्य गुणनखंड पर और इसी से पूछा जाता है ल स और म स। मतलब हमें अब क्या सीखना है? हमें सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स ज्ञात करना, ल स और म स ज्ञात करना। हर साल ल स म स एक प्रश्न जरूर आता है, मतलब हर साल परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स ज्ञात करना। कक्षा 10 में एक प्रश्न जरूर आता है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ल स म स कैसे ज्ञात करेंगे? ल स म स निकालने का 2 विधि होता है। पहले का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरे का नाम है भाग विधि से। तो पहले हम यह विधि सीखेंगे क्योंकि पेपर में यही विधि पूछा जाता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स म स ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यह जो पहला नंबर है ल स, ल स का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, ये पूरा नाम है। अगला नंबर म स, म स का पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्या है? म स, म स का नाम है महत्तम समापवर्तक। देखिए दोनों में अंतर क्या है? यहां लिखा गया है लघुत्तम समापवर्त्य, यहां लिखा गया है महत्तम समापवर्तक। यहां तक है, यहां त्य है। तो लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
याद रखिए, ल से अर्थात पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य, इंग्लिश में पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्त्य, इसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का इंग्लिश में नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। तो लिखिए आगे का एल उठा लीजिए, एल और फिर यहाँ का सी और फिर यम, इसीलिए लघुत्तम समापवर्त्य को कहते हैं एलसीएम। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहला अक्षर उठाइए, जब पहला अक्षर उठाएंगे हम तो बन जाएगा एच सी एफ। इसका मतलब हम, और ऐसे लघुत्तम में पहला अक्षर ल और समापवर्तक में स, तो इसका नाम क्या है, लस। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लस, लस। और इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एलसीएम। महत्तम समापवर्तक को हम कहेंगे मस, और शॉर्ट में क्या कहेंगे, एचसीएफ। मतलब पूरा नाम हमने सीख लिया कि एलसीएम, एचसीएफ, लस, मस, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। और देखिए अगर इस समापवर्त्य में, अगर इसका हम जब इसे हम दो भागों में बांटेंगे, ध्यान देखिए पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समापवर्त्य जब इसे तोड़ा जाता है, जब इसे तोड़ा जाता है तो ऐसे बनता है, सम प्लस अपवर्त्य, सम प्लस अपवर्त्य। इसे जब तोड़ेंगे समापवर्तक, ध्यान देखिए समापवर्तक जब इसे तोड़ेंगे तो बनेगा सम प्लस अपवर्तक। मतलब भाई ध्यान देखिए, यहां लिखा गया समापवर्त्य, यहां समापवर्तक। जब हम समापवर्तक को तोड़ेंगे सम प्लस अपवर्त्य, समापवर्तक को तोड़ेंगे सम प्लस अपवर्तक। याद रखिए ये जो अपवर्त्य है ना, अपवर्त का मतलब क्या होता है, ध्यान, अपवर्त का मतलब क्या होता है और अपवर्तक का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। अपवर्त का मतलब, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 का अपवर्त क्या है, 4 का अपवर्त, और आपसे पूछा जाएगा अपवर्तक में 4 का अपवर्तक, यहां पर हिंदी में लिख लीजिए 4 का अपवर्त्य, यहां लिखिए 4 का अपवर्तक। यह दोनों आपको याद रखना है कि 4 का अपवर्त्य और 4 का अपवर्तक क्या होगा। तो 4 का आप पहाड़ा बताइए, 4 का पहाड़ा क्या होता है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, मतलब 4 का पहाड़ा क्या हो, ध्यान देखिए 4 का पहाड़ा 4 है, 4 दूनी 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 4 7 28, फिर 4 8 32, 4 9 और 4 धम्मा, और रुकिए मत पहाड़ा पर, रुकिए मत, 11 का भी गुणा करिए, 40 यहां पर है 40, अब 11 का भी गुणा कीजिए, मतलब इसका अंत नहीं है, मतलब इसमें गुणा करते जाइए, किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे गुणा करते जाएंगे, इसे कहते हैं 4 का अपवर्त्य। और अपवर्तक, अपवर्तक में क्या होता है, याद रखिए 4 किससे किससे कटेगा, तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो यह तीनों है 4 का अपवर्तक। दिमाग घूम जाता है स्कूल के बच्चों को, भाई दिमाग घूम जाता है, अगर पूछा जाएगा 4 का अपवर्त्य बताइए, 4 का अपवर्तक, सोचेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, वो जानते ही नहीं कि अपवर्तक अपवर्त में अंतर क्या है। अपवर्त का मतलब इसमें गुणा, 4 में गुणा करिए, 4 में 1 का गुणा करिए 4, 4 में 2 का गुणा कीजिए 8, 4 में 3 का करिए 12, ऐसे अनंत तक। तो अपवर्त का मतलब होता है वे संख्या जो 4 से कट जाए, लिखिए 4 से कटेगा, और अपवर्तक का मतलब वे संख्या है जो 4 को काट दे, देखिए 1 4 को काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा, तो इसमें क्या है 4 इसको काटेगा। तो अपवर्त्य और अपवर्त में अंतर है।
जैसे एक उदाहरण देखिए, दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। देखिए अगर पूछा जाएगा 12, 12 का अपवर्त, 12 का, तो 12 का अपवर्त देखिए 12, 24, 12 से 36, 12 से 48, ऐसे जाता जाएगा। समझ में आया? और अगर पूछा जाएगा 12 का अपवर्तक, 12 का, तो 12 का अपवर्तक मतलब 12 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? देख लीजिए, क्या कोई नंबर छूट रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, और किसी से? तो इसे इतने संख्या को कहेंगे 4 का अपवर्तक, और अपवर्त का अंत ही नहीं है। अपवर्त में ऐसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10, 11, 12 जैसे गुणा करते जाइए और क्या मिलता जाएगा? अपवर्त। मतलब अपवर्त का अंत नहीं है, जबकि अपवर्तक का अंत है। तो लघुत्तम समापवर्त के जो अंतिम में नाम है ना, उसका यह मतलब होता है। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त, फिर महत्तम समापवर्त। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स ज्ञात करना। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ल स और म स कैसे ज्ञात करते हैं, इसका प्रश्न कैसे दिया रहेगा आपके बुक में। और हम ल स जिसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त, म स जिसका पूरा नाम क्या है, महत्तम समापवर्त, और इसी को लघुत्तम समापवर्त अर्थात ल स को हम कहते हैं एलसीएम। महत्तम समापवर्तक म स, इसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, जैसे पहला नंबर देखिए, पहला नंबर प्रश्न, पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा जैसे कि 96 और 108, 96 और 108 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ल स और म स ज्ञात कीजिए। तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। कक्षा 10 में हर एक सब्जेक्ट 20 नंबर का क्या है, बहुविकल्पी। 20 नंबर का क्या होता है, बहुविकल्पी। चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, कक्षा 10 में शुरुआत में 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी को हम कहते हैं एमसीक्यूज। तो 20 ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, उसी में ही एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है ल स और म स का। तो 96 और 108 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स और म स ज्ञात कीजिए। ल स और म स ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया होगा सबसे पहले हम उसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, जैसे पहला नंबर देखिए, सबसे पहले हम करेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा, हम लिखेंगे 96 और इसे 2 से काटिए। किससे काटिए? 2 से। चलिए हम 2 से काटते हैं। बताइए, जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4। और उसके बाद 1 6 क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? 16। और उसके बाद कितनी बार जाएगा? 8। उसके बाद फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 का 3। अगर अंत में 1 आ गया मतलब यह पूरा क्या हो गया? कट गया। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हमारा हो गया? देखिए आगे जो 2 लिखा गया है, 2 गुणते, फिर हम क्या लिखेंगे? 2, फिर गुणते, फिर क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या लिख, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। कितनी बार है? 5 बार 2 है। तो लिखेंगे हम 2 गुणते 2 गुणते 2, ऐसे कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। लेकिन आप ऐसे मत करिए, आप बार बार मत लिखिएगा कि जैसे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, जो ऐसे 5 बार गुणा के रूप में लिख रहे हैं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो। जबकि 2
और कितनी बार है 2? 5 बार। लिख दो 2 की घात 5। ऐसे बार बार गुणा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बार वह संख्या रहेगा उसके ऊपर उतना क्या लगा दीजिए, घात। अब जैसे आप गुणे में लिखेंगे 3, बताइए 3 कितनी बार है? 1, तो 3 की पावर लिख दीजिए 1। और 1 लिखा भी जाता है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लिखिए। ऐसे करना है, जब हम लस मस निकालेंगे ऐसे काट लेना, और जो संख्या जो अंक जितनी बार दिखे उसके घात में उतना लिख दो। उसके बाद देखिए अगला नंबर 108। चलिए 108 को हम काटेंगे। बताइए जब 108 को हम काटेंगे 2 से कटेगा, 2 5 से 10 और 2 चौक 8। उसके बाद बताइए फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 सती 14। अब कितने से कटेगा? 3 से। 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 1 3। अब देखिए उसमें 108, जब 108 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हुआ? 2 बताइए कितनी बार मिला है? 2 बार। 2 कितनी बार मिला है? 2 बार। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणते। 3 कितनी बार मिला है? 3 बार। लिखेंगे हम 3 के पावर 3। ऐसे हर प्रश्न लगाना है। मतलब इस पहले चैप्टर में, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और विद्या में जितना क्वेश्चन दिया गया है, विद्या में हर एक प्रश्न में ही पूछा गया है लस मस, और पूरा प्रश्न कैसे हल करना है ऐसे जैसे यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले ऐसे आप कर लेना, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या जितनी बार हो उसकी घात में उतना क्या करिए, लिख दीजिए। उसके बाद अब मैं पहले लस निकालना है। क्या निकालना है? लस। चलिए निकालेंगे लस। लस बराबर, और फिर हम क्या निकालेंगे? मस। तो सबसे पहले आप लोग देखिए मस, सबसे पहले क्या देखिए? मस। सबसे पहले मस ज्ञात करना सीखिए। देखिए दोनों में, देखिए दोनों में कौन संख्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। देखिए दोनों में कौन संख्या या कौन अंक कॉमन है? तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो सबसे पहले मस हम ज्ञात करना सीखेंगे, और मस ज्ञात करते समय सबसे पहले हम देखेंगे दोनों अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें भी 2 कॉमन है, 3 और फिर 3 कॉमन है। अब उसके बाद दोनों में देखिए सबसे छोटा घात वाला, कॉमन में सबसे छोटा घात वाला, कॉमन में कौन सा लिखेंगे? सबसे छोटा वाला। देखिए 2 कॉमन है, अब 2 के घाते 5, 2 के घाते 2, बताइए कौन छोटा है? 2 के घाते 2, तो लिखेंगे 2 के घाते 2 गुणते 3 के घाते 1 और 3 के घाते 3, बताइए कौन छोटा है इसमें? 3 के घाते 1। अब गुणा कर दीजिए, बताइए 2 के घाते 2, इसका मान क्या होता है? 4। 3 के घाते 1, इसका मान 3। 4 तिहाई मस हमारा हो गया 12। ऐसे ज्ञात करना है। मतलब हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे कॉमन में, कॉमन रहेगा ना, और सबसे छोटी घात वाला जो होगा उसी को लिख करके गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया? मस। अब लस में क्या होता है? लस में बड़ी घात वाला, मस में हमने क्या लिया? छोटी घात वाला, और लस में बड़ी घात वाला। देखिए लस में क्या करेंगे? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों कॉमन है। 2 घाते 2, 2 घाते 5, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? 2 घाते 5, तो इसमें लिखेंगे 2 घाते 5 गुणते। अब इसमें 3 घाते 3, 3 घाते 1, बताइए 3 घाते 3 और 3 घाते 1, कौन बड़ा है इसमें? तो लिखेंगे 3 घाते 3। ऐसे मतलब मस में छोटी घात वाला लेंगे और लस में बड़ी घात वाला, वही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए 2 का 5 बार गुणा करेंगे। कितनी बार? 5 बार। तो 2 का लिखिए 5 बार हम गुणा करेंगे। 2 का कितनी बार? 5 बार। चलिए 5 बार होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना, तो यहाँ लिखेंगे हम 32 गुणते। 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 का 3 बार गुणा करेंगे। चलिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब हम क्या करेंगे? 32 और 27 का गुणा करेंगे। चलिए 32 और 27 का गुणा करेंगे। चलिए 7 दूनी कितना हो गया? 14, 7 त्रिक 21 और 1 22। उसके बाद 2 में 2 का गुणा 4, 2 में 3 का गुणा 6। हमारा आंसर आ गया कितना? हमारा आंसर आ गया है 864। कितना आ गया? 864। तो हमारा आ गया यहाँ पर आंसर, कितना आंसर है? 864। तो लस और मस जब पूछा जाएगा तो ऐसे ही आप करेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे मस में छोटी घात वाला और लस में क्या लेते हैं? बड़ी घात वाला।
और चलिए एक दो प्रश्न और देखेंगे उसके बाद, तो ऐसे ही प्रश्न ज्ञात करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न, चलिए जैसे प्रश्न नंबर दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर दूसरा, चलिए प्रश्न नंबर हमारा दूसरा क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 105 और 225 का मस और मस तथा लस ज्ञात कीजिए, मस तथा लस ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, और दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 105 और 225 का हमें मस ज्ञात करना है और लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, किसका किसका करेंगे, सबसे पहले हम 105 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 105 का, उसके बाद हम किसका करेंगे 225 का। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले हम 105 को काटेंगे, चलिए 105, जब हम 105 को काटेंगे, चलिए इसे हम पहले काटते हैं 3 से, किससे 3 से, जब हम 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, लेकिन यहाँ 10 है ना, तो 1 निकल कर 5 के आगे जाएगा, कितना बन जाएगा 15, और 3 बचे 15, फिर काट दिए 5 से, 5 सते और 7 1 का 7। अब बताइए इसमें 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, 5 कितनी बार है, 5 एक बार है ना, जितनी बार रहेगा उसकी घात उतना लिखिए। 7 कितनी बार है, ऊपर 1 लिखिए। चलिए अगला नंबर 225 का हम क्या करेंगे, 225 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। बताइए सबसे पहले हम इसे किससे काटेंगे, चलिए हम सबसे पहले काटते हैं 3 से, किससे 3 सते 21, 1 निकला, अब 5 के आगे जाएगा कितना बन जाएगा 15, 3 बचे 15। अब चलिए हम फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 निकला, 5 के आगे जाएगा फिर 15, 3 बचे, फिर बताइए 5 से कटेगा 55 25 और 5 1 का 5, कट गया पूरा। अब देखिए 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 3 घाते 2 लिखिए। 5 कितनी बार है, 5 घाते 2 लिखिए। तो सबसे पहले अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मस ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, उनका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड और घात के रूप में लिख लेंगे। चलिए पहला नंबर ज्ञात करना है हमें मस, क्या ज्ञात करना है मस। चलिए मस, और मस कैसे निकालते हैं देखते हैं। दोनों संख्याओं में सबसे पहले कॉमन कौन है, कॉमन का मतलब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो चलिए सबसे कॉमन वाला, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब बताइए 3 घाते 2 3 घाते 1, कौन छोटा है, 3 घाते 1। तो मस हम छोटा वाला लेंगे, 3 घाते 1, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। इसमें 5 घाते 2 है, इसमें 5 घाते 1। बताइए दोनों में कौन छोटा है, 5 घाते 1, लिखेंगे 5 और उसके घात में कितना है 1, 5 और उसके घात में कितना है 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 घात 1 है, इसमें है नहीं, तो मस ज्ञात करते समय याद रखिए कॉमन वाला देखेंगे। जैसे 3 और 3 इस दोनों में था, 5 5 दोनों में था, क्या 7 दोनों में है नहीं, कॉमन वाला में देखेंगे जो छोटा रहेगा, अर्थात जो छोटा रहेगा उसी को हम लिखेंगे। दोनों में जो कॉमन होगा जो छोटा वही लिखेंगे। बताइए 7 नहीं है ना, छोड़ दीजिए, 7 कॉमन नहीं है। बताइए 3 की घाते 1 मतलब 3 ही हुआ, 5 की घाते 1 मतलब 5 ही हुआ। बताइए 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, हमारा मस क्या हो गया। चलिए अगला नंबर लस, लस कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लस बराबर, लस हम क्या करते हैं बड़ी घात वाला लेते हैं। बताए 3 घाते 1 3 घाते 2, 3 घाते 1 और 3 घाते 2, बताए दोनों में कौन बड़ा है। उसके बाद 5 घाते 1 5 घाते 2, कौन बड़ा है 5 घाते 2। तो याद रखिए लस जब निकालिएगा तो पहले कॉमन वाले में बड़ा वाला ले लीजिए, और अंत में जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है, जो बचेगा उसे भी। मस में क्या हुआ
ये कॉमन नहीं था, इसे हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन लॉस मत छोड़िएगा। यह बच रहा है, इसे भी लिख लीजिए 7 घाते 1। तो मौसम में सिर्फ कॉमन वाले को हल करते हैं, लॉस में हल तो करेंगे ही, जो अंत में छूटेगा उसे भी ले लीजिए। चलिए उसके बाद 3 घाते 2 का मान 9, 5 घाते 2 का मान और 7 घाते 1 का मान 7। गुणा कर दीजिए, 7 में 9 का गुणा होगा 63, गुणते क्या हुआ 25, 7 9 आए 63 और गुणते क्या हुआ 25। चलिए 63 और 25 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ गया। चलिए इसमें 5 का 3 में गुणा होगा 15, 5 में 6 का गुणा होगा 30 और 1 31, 2 का 3 में गुणा होगा 6, 2 का 6 में होगा 12। कितना आ गया 5, इधर 7 इधर 5, कितना हो गया 1575, 1575 हमारा क्या हो गया लस। तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या किया, एचसीएफ में हमने अर्थात मौसम हमने छोटी घात वाला लिया और एलसीएम में हमने क्या किया, बड़ी घात वाला लिया, और जो अंत में छूटेगा कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लेंगे, क्या करेंगे उसको भी हम लेंगे। अब देखिए यहां से एक सूत्र का निर्माण होता है। यहां पर हम सवाल में देखें, अगर हम इन दोनों प्रश्न में देखें क्या देखेंगे, जैसे देखिए अगर इन प्रश्नों में देखा जाए, बताइए इसमें संख्या हमारा क्या है 96 और 108, दोनों प्रश्न देखिए। अगर हम इन दोनों प्रश्न में देखें, पहला नंबर 96 संख्या हमारा है और दूसरा नंबर 108। बताइए 96 और 108 का एलसीएम किसका देखेंगे, 96 108। जब हमने 96 और 108 का एलसीएम निकाला, बताइए कितना आया, कितना आया है 864। और जब हमने 96 और 108 हमने लिखा है एचसीएफ, कोष्टक में 96 का 108, मतलब 96 और 108 का हमने क्या निकाला एचसीएफ। बताइए एचसीएफ निकालने पर कितना आया है 12। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर आप एलसीएम और यहां पर क्या है एचसीएफ, अगर आप याद रखिए, अगर आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग देंगे, इसमें एलसीएम में अगर आप एचसीएफ का भाग देंगे, ध्यान से देखते रहिए, अगर हम यहां से एलसीएम में किसका भाग देंगे एचसीएफ का, बताइए एलसीएम हमारा कितना है 800 बटे एचसीएफ कितना है, चलिए काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा, चलिए कितनी बार जाएगा, अगर आप 12 से काटिए, 12 का 12, अब बताइए कितनी बार जाएगा ये देखिए। अगर आप ऐसे 12 से काटिए, अगर आप काट नहीं पा रहे छोटी संख्या से पहले काटिए, 4 से काटिए, 6 से काट, अगर इसे आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप छोटी संख्या से काटिए। जैसे देखिए क्या लिखा गया ऊपर 864, नीचे क्या है 12। जैसे अगर आप 12 से नहीं काट पा रहे हैं 4 से काटिए, चलिए बताइए 4 से भी कटेगा, 4 पे 12, 4 दूनी और बीच में 6 है, 4 1 का कितना निकला 2 और 4 के आगे जाएगा 24, 4 6, अब 3 से लेके कटेगा, 3 सते और 3 दूनी 72 आ गई। अगर 12 से भी काटते तब भी कट जाता, 12 सते 84 और यहाँ 86, 2 बचता 24 हो जाता, 12 दूना 24। तो अगर आप 12 से काटना जानते हैं 12 से भी काटेंगे तब भी 72, अगर हमने ऐसे काटा तब भी 72। और यहाँ पर इस प्रश्न में जब हमने एलसीएम में एचसीएफ का भाग किया, देखिए कटकर 72 आ गया। अगर इस प्रश्न में भी करेंगे तब भी देखिए, इसमें एलसीएम में हम किसका भाग देंगे एचसीएफ का। बताइए एलसीएम हमारा कितना है 1575 बटे एचसीएफ कितना है 15। देखिए 15 का और 15 पचे 75। जब बीच में हम दो अंक लेते हैं, अगर बीच में आप 2 अंक ले रहे हैं तो बीच में 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, बीच में क्या होगा 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात
1575 में जब आप 15 का भाग देंगे आएगा 105। कितना आएगा बताइए? यह भी कट गया ना? यह भी नहीं, जितना प्रश्न होगा अगर आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग करेंगे वह पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसमें यह कटे ना। हर प्रश्न में एलसीएम एचसीएफ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह याद रखना है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या है? आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए यहां पर यह आपको पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एलसीएम को हम क्या कहते हैं? लस। एलसीएम का मतलब लस। एचसीएफ मतलब मस। तो एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः का मतलब पूरा। बताइए, पूरा कट गया ना? यह भी पूरा कट गया, वह भी पूरा कट गया। तो एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। अब चलिए समझ लिए हैं आप। देखिए अब आगे। अब अगर आप जैसे हमने एलसीएम में एचसीएफ का क्या किया था? भाग। अब आप गुणा करिए। देखिए जब हम एलसीएम में एचसीएफ का गुणा करेंगे, जब हम एलसीएम में एचसीएफ का क्या करेंगे? गुणा। अभी हमने भाग किया, अब गुणा करिए। चलिए एलसीएम का मान कितना है? 864। एचसीएफ का मान कितना है? 12। चलिए 864 में 12 का गुणा करेंगे। 864 में 12 का गुणा कीजिए। चलिए 2 में 4 का गुणा 8, 2 से कितना हो गया? 12, और 2 8 16 और हासिल कितना हो गया? 17। चलिए 1 का गुणा करेंगे 4, 1 का करेंगे 6 और 1 का करेंगे 8। 8 हो गया, इधर 6 हो गया, 7 6 13, 8 9 1 10। कितना आ गया? आ गया हमारा कितना? 10,368। 10,368। तो हमने 96 और 108 के एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दिया? गुणा। अब आगे जब आप 96 और 108 का भी गुणा कीजिए, 96 और 108 का भी गुणा कीजिए। चलिए 6 में 8 का गुणा कीजिए 48, 6 में 1 का गुणा कीजिए 6, 9 का 8 में गुणा कीजिए 72, 9 1 का 9। चलिए 8 4 2 6 7 से 13, 9 1 10। देखिए 1368। 1368 यहां से सूत्र का निर्माण हो गया। यहां से सूत्र का क्या निर्माण हुआ भाई? यहां से सूत्र का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया? कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए हमने दो संख्या का क्या किया? गुणनफल कर दिया। दो संख्याओं का गुणनफल याद रखिए। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मस के गुणनफल के क्या है? बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मस के क्या है? बराबर। तो सूत्र का निर्माण यहां से हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बताइए उसके लस और मस के गुणनफल के क्या है? बराबर। उसके एलसीएम और एचसीएफ मतलब लस और मस के गुणनफल के। देखिए जब दो संख्याओं का हमने गुणा किया, यहां पर भी 1368, यहां पर भी 1368। तो हमने कैसे सूत्र का निर्माण हुआ, यह सूत्र कैसे आया आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर हम दो संख्या लेंगे और दो संख्या का अगर हम गुणा करेंगे और उसके एलसीएम और एचसीएफ का जब हम गुणा करेंगे तो दोनों का दोनों बताइए क्या आएगा? दोनों का दोनों बराबर आएगा। और दो संख्याओं में इसे हम कहेंगे पहली संख्या और इसे हम क्या कहेंगे? दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं को ऐसे भी लिखा जाता है
कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस अगुणते मस। तो यहां से सूत्र का निर्माण हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मस के बराबर होता है। दो संख्या में पहले का नाम रख दीजिए पहली संख्या और दूसरे का नाम दूसरी संख्या। गुणनफल का मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया। तो सूत्र का निर्माण हो गया पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस। तो चलिए अब हमने पूरा देख लिया कि हम लस मस कैसे ज्ञात करेंगे, और दो हमने यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट, दोनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं विद्या का जितना प्रश्न है पूरा प्रश्न हल करेंगे। चलिए अब हम विद्या का शुरुआत से हर एक प्रश्न हल करेंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, 2025 का विद्या है। और पहला नंबर प्रश्न देखिए 2025 यहां पर लिखा गया है। अब पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, चलिए प्रश्न नंबर पहले में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहले में कहा गया है कि संख्या 156 का संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न हमारा विद्या का पहला नंबर प्रश्न, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यह प्रश्न पूछा गया है जो 2022 में, 23 में, 24 में। बताइए यह प्रश्न किसमें पूछा गया है, 2022 में, 23 में भी प्रश्न आया है और 2024 में भी आया है। तो ऐसा प्रश्न आता रहता है भाई। 2000 देख लीजिए किसमें आया, 22 में, 23 में, 24 में। पहला नंबर प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर देखिए इसका 4 ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन है 2 गुणते 3, 2 गुणते 3 गुणते 13। चलिए बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन क्या है इसका, 2 घाते 2, 2 घाते 2 गुणते 3 और गुणते क्या है 13। चलिए सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, 2 घाते 2 गुणते 3 और गुणते 11। चलिए डी नंबर ऑप्शन क्या है, डी नंबर ऑप्शन है 2 गुणते 3 घाते 2 और गुणते 13। तो हमने आपको शुरुआत में, इसलिए हमने विद्या का प्रश्न कराने से पहले ही आपको हर एक टॉपिक, हर एक लाइन सब कुछ समझा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम हल करेंगे। आप देखिए तुरंत हल कर पाएंगे। 156 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, 156 को आप काटिए। बताइए 156 को सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे भाई। 156 को 2 से काटिए। चलिए 2 से कितना होगा 14 और 2 अठे 16। चलिए फिर काटिए 2 से, 2 त्यां 6 और 2 कितना हो गया 18। दोनों 3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 3 का 9 और 13 का 13, पूरा का पूरा कट गया। भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा, हमने आपको बताया कि जो संख्या जितनी बार हो उसके घात में उतना लिखिए, उसके घात में उतना लिखिए। बताइए 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, लिखेंगे 156 बराबर, 156 बराबर क्या लिखेंगे 2 घाते 2, 2 बार है ना। बताइए 3 कितनी बार है, 1 बार। 13 कितनी बार है, 1 बार। और ऊपर आप 1 लिखिए या मत लिखिए। चलिए 2 घाते 2, 3 घाते 1 और 13, तो कहां पर है देखिए कौन, ऑप्शन बी नंबर। 2 घाते 2, 3 घाते 1 और 13 घाते 1। जिसे घात में कुछ नहीं लिखा गया क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। इसका मतलब इस पहले नंबर का बताइए आंसर हमारा क्या हो गया, इस पहले नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर। तो ऐसा ही प्रश्न अब पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न आता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दूसरा नंबर क्या प्रश्न हमारा है, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है कि यदि 65 और
यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए। चलिए आगे आगे क्या लिखा गया है, तो यम का मान होगा, चलिए तो यम का मान होगा, प्रश्न नंबर दूसरा, तो यम का मान होगा, चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर ए नंबर, इसका आंसर 4। चलिए बी नंबर ऑप्शन में है 2। भाई सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर क्या है 1, और डी नंबर ऑप्शन हमारा है 3। चलिए इसमें क्या करना है, कैसे हम हल करेंगे, और यह आया है 2024 में, यह हमारा प्रश्न है 2024 का, मतलब पिछले इसी वर्ष का है, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को हम 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, बताइए 65 और 117 का क्या किया गया है इसमें, एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दिया गया है, 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त करा। अर्थात सबसे पहले हम प्रश्न कैसे हल करेंगे, चलिए सबसे पहले 65 और 117 इस दोनों का एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा गया है ना कि एचसीएफ को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, 65 यम माइनस 100, मतलब इसका एचसीएफ इतना दिया गया है, यह दिया गया है, यम का मान पूछा गया है। तो प्रश्न कैसे हल करेंगे, आप इसका रियल में निकाल लीजिए एचसीएफ, क्या करेंगे, रियल में एचसीएफ निकालिए। भाई रियल में जब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 65 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड, चलिए 65 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, बताइए जब हम 65 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, चलिए कितना होगा, 5 से काटिए, किससे काटिए, 5 से, चलिए 5 से काटेंगे, 5 का 5 और 5 में कितना हो गया 15, 13 का, मतलब इसका आ गया कितना, 5 घाते 1 और 13 घाते, ऊपर 1 लिखिए मत लिखिए। चलिए उसके बाद 117, चलिए ये 117 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, चलिए 117 को काटिए 3 से, किससे काटिए, 3 से, बताइए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और फिर कितना हो जाएगा, 3 9 27, यही होगा, 3 त्रिका देखिए नहीं कितना हो रहा है यहाँ पर, 3 त्रिका 9 कितना निकला, 2 निकलेगा, और फिर 3 9 27, सही है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 त्रिका फिर कितना हो गया 9, फिर 3 त्रिका 9, यहाँ पर ऊपर से ऊपर गलत है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, अब सही है, तो लिखेंगे क्या, अब 3 से कटेगा तो 1, और यहाँ कितना हो गया 3, अब सही है। अब 13 से कटेगा कितना आ गया 1, हाँ आ गया। 117 का कितना आ गया है, 117 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, चलिए 13 कितनी बार है, 13 1 बार है, हम लिखेंगे 13 1 बार, 13 कितनी बार 1 बार। अब देखिए दोनों में कॉमन, पहले देखिए कॉमन, तो यह 3 घाते 2, इसमें 3 घाते 2 नहीं है, इसमें 5 घाते 1, इसमें नहीं है, हाँ 13 घाते 1 13 घाते, दोनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा, दोनों बराबर है, अर्थात दोनों बराबर है, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, अगर यहाँ पर होता 13 घाते 5 तब 13 घाते 1 को लिखा जाता, दोनों बराबर है, तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, अर्थात इसका एचसीएफ मतलब मस, इसका मस मतलब एचसीएफ, बताइए एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13 घात 1 मतलब 13। हमने रियल में निकाल लिया 65 117 का एचसीएफ, और आपके इस प्रश्न में पहले से दिया गया इतना। चलिए एचसीएफ का मान रख दीजिए 13, एचसीएफ हमने मान क्या किया इसमें रख दिया। भाई एचसीएफ हमने निकाला, लेकिन आपके प्रश्न में तो पहले से दिया गया है ना, तो एचसीएफ का स्थान पे 13 लिखिए बराबर 65 यम माइनस 117। चलिए 117 को इस तरफ लाइए, 13 प्लस 117 बराबर 65 यम। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना होगा 7 और 3 10,
और एक एक दो एक तीन, 100 कितना आएगा, कितना हो गया 130, 130 इतना ही आएगा जोड़ने पर। देखिए कितना हो गया 7 3 10, एक एक दो हासिल 3 और एक लिखा जाए 130, 130 बराबर 65 यम। चलिए यम का मान, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर 130 और बटे में 65। बताइए कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 बार कटेगा। बताइए यम का मान कितना आ गया, यम का मान 2। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। चलिए बी, तो इसका भी बी नंबर सही है और ऑप्शन इसका बी नंबर। चलिए लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, और तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, लिखा गया है P बराबर AB स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, क्या लिखा गया है, लिखा गया है P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर A क्यूब B, जबकि A कामा B अभाज्य संख्या है। हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब जैसे 2 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 7 भी क्या है, तो मतलब यही बताया गया है जैसे A और जो B है ये दोनों क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जैसे A का मान 2 हो सकता है, B का मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, तब एलसीएम P कामा Q बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमें P और Q का क्या निकालना है, हमें P और Q का एलसीएम निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है P बराबर, भाई P बराबर क्या लिखा गया है, A B स्क्वायर। अगला नंबर लिखा गया है Q, Q बराबर क्या लिखा गया है, Q बराबर लिखा गया है A के पावर 3 इंटू बी। भाई चाहे ए बी सी डी कुछ दिया हो, प्रश्न तो हम ऐसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, 5 के पावर 1 3 के घाते 2, 13 के घाते 1 13 के घाते, मतलब जैसे हम ऐसे प्रश्न हल करते थे ना, उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। कैसे लिखा गया है एलसीएम, क्या पूछा गया है, पूछा गया है एलसीएम, और एलसीएम किसका किसका पूछा गया है, पी और क्यू का। चलिए पी और क्यू का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पी और क्यू का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में। देखिए यहाँ पर भी ए और एक घाते 3, बताइए एक घाते यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक मान सकते हैं, और यहाँ एक घाते 3, बताइए दोनों में कौन सा बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा है, एक घाते 3, तो लिखेंगे बराबर एक घाते 3। अब देखिए यहाँ पर बी के घाते 1 और बी के घाते 2, एलसीएम में बड़ा वाला घात लेते हैं, एलसीएम में बड़ा वाला घात लेते हैं। बताइए बी के घाते 2, लिखेंगे बी के घाते 2। मतलब यह तो प्रश्न यार बहुत बड़ा था, देखने में तो पहाड़ था, लेकिन बाद में निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली सुइया। एक घाते 3 बी के घाते 2। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न तो बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे हम ऐसे प्रश्न हल करते थे एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ को जैसे हम प्रश्न हल करते थे वैसे ही हमने हल किया। और एलसीएम में क्या होता है, बड़ी वाली घात हमने ले लिया, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, यदि a बराबर, भाई a बराबर क्या दिया गया है, 2 घाते 2 गुणते 3 घाते 3 गुणते 5 घाते 4, और b बराबर 2 घाते 3 गुणते 3 घाते 2 गुणते 5, तब एचसीएफ कोष्टक में a कामा b, मतलब a और b का क्या निकालिए, एचसीएफ, a और b का क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए प्रश्न कैसे हल होगा, हमें 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है a का मान। अरे भाई a का मान क्या है, a बराबर है 2 घाते 2, और कोष्टक में है तो कोष्टक में लिख लीजिए, 3 घाते 3, 4 घाते नहीं 5 घाते 4, कितना है 5 घाते 4। चलिए उसके बाद दिया गया है b का मान, b का मान कितना दिया गया है, कोष्टक में 2 घाते 3, 3 घाते 2 और गुणते 5। क्या पूछा गया है, एचसीएफ, क्या पूछा गया है, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में क्या होता है, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, इसमें भी 2 इसमें भी 2, और एचसीएफ में छोटी घात वाला लेते हैं। बताइए 2 घाते 3 2 घाते 2, तो छोटी घात वाला कौन सा लेंगे हम,
2 घाते 2 गुणते, इधर 3 घाते 2, उधर 3 घाते 3, तो छोटी घात वाला लेंगे। कौन सा 3 घाते 2, लिखेंगे 3 घाते 2 गुणते, यहाँ पर भी 5, वहां पर भी 5, यहाँ 5 घाते 4, यहाँ 5 घाते 1, कुछ नहीं 1 माना जाएगा। तो छोटी घात वाला लेंगे 5 घाते 1। चलिए इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसका हम करेंगे गुणा, हमारा आंसर आ गया। चलिए 2 के घाते 2 का मान कितना होता है 4, 3 के घाते 2 का मान कितना होता है 9, और 5 के घाते 1 का मान कितना होता है 4। चलिए गुणा करिए, 5 में 4 का 5 और 20, और 20 गुणते 9, 9 दूनी 18, 180, 180 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 180 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि दिया गया है लस, क्या दिया गया है लस कोष्टक में 132 कामा 288, मतलब दो संख्या है, जैसे हमने शुरुआत में ना आपके पूरा समझाया था कैसे सूत्र बना है। तो इसमें दो संख्या दिया गया है और इस दो संख्या का लस इतना है, तो मत से पूछा गया है। बताइए हमारा दो संख्या है क्या, हमारा पहली संख्या यह है और दूसरी संख्या यह है, इन दोनों का लस है, तो मत से पूछा गया है। जब ऐसा दिया जाए प्रश्न, भाई यह सूत्र लिखा गया है ना, यही सूत्र लगा दो। चलिए यही सूत्र हम लगाएंगे कैसे, चलिए सूत्र ऊपर लिखा गया है और सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, हाँ ऊपर आज सूत्र लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, बताइए दो संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मस के गुणनफल के क्या होता है बराबर, क्या होता है बराबर। और दो संख्या है क्या, अरे भाई दो संख्या, पहला है 132, दूसरा क्या है 288, तो दो संख्याओं का गुणनफल पहला है 132 और दूसरा कितना है, दूसरा है 288, तो दोनों का हमने गुणा कर दिया। लस दिया गया है, देखिए आगे लस लिखा है ना, लस कितना आया है, लस आया है 3168 और मस पूछा गया है, तो मस के स्थान पर मस लिखिए। चलिए अगर आप मस का मान निकालना चाहते हैं, अगर आप मस का मान निकालना चाहते हैं तो बताइए जब यह गुणाम है इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बताइए बटे में, गुणा से इस तरफ आएगा बटे में हो जाएगा कितना 3168, 3168। अब चलिए इसे हम क्या करेंगे भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम भाग करते हैं, देखिए भाग करने पर क्या आता है, चलिए चाहे जिससे आप काटिए, चलिए हम पहले 2 से काटते हैं, किससे, अगर आप चाहे जितने से काटिए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम किससे काटते हैं, देखिए चलिए 2 से हम काटते हैं, एक निकलेगा 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 चौकाठ, बहुत लंबा है। फिर उसके बाद 2 एक का 2, 2 चौकाठ 2 चौकाठ, उसके बाद अब फिर चलिए किससे काटे हैं 2 से, 2 सते 14, फिर 2 9 18, 2 दूनी, इसे ऊपर काटिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अब उसके बाद फिर 2 से, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 छंग 12, ऊपर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब इसे किससे काटिए, हम डायरेक्ट 6 से काटते हैं, जिसे अगर 2 से वो काटेंगे टाइम लगेगा ना, इसलिए हम ऐसा काटना नहीं चाह रहे थे लेकिन काटना ही पड़ा। चलिए 6 से काटते हैं, 6 में 6 बार जाएगा 36, और इधर 6 बार जाएगा 36, कितना निकला 3, फिर 36। अब देखिए 36 जो 66 है, 66 दूना, देखिए 66 दूना करिए, 66 दूना कितना होता है 132, तो कट गया। और इस प्रश्न को जो हमने ऐसे लगाया ना, अभी आप इस प्रश्न को चुटकी बजाकर लगाएंगे, कैसे देखिए 6 में 2 का गुणा कीजिए तो म से कितना आ गया। हम प्रश्न को आपको पहले हम ऐसा बताना चाहते थे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि भाई काटने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस प्रश्न को आप देखकर चुटकी से कैसे हल करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था, जैसे देखिए अगर लस दिया गया है, लस कितना है तो आंसर तो हमारा 12 हो गया, लस कितना है 3168, हमने और आंसर इसी में से होगा, मत से पूछा गया है ना, आंसर तो इसी में से होगा ना, चारों में से। ऊपर क्या लिखा है, एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो देख लीजिए 3168 में
इसका भाग करके देखिए। तो पहले चारों में सबसे छोटा वाला, जैसे अगर या तो इसी को चेक करिए, सबसे छोटा वाला अगर हम चेक करेंगे 3168 में 12 का अगर आप भाग देंगे, 12 का जब भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 कितना निकलेगा इसमें से? 12 दूना 24 कितना निकला गया बताइए इसमें से? 7 निकलेगा। अब जब यहां पर 7 निकलेगा कितना हो जाएगा? 76। बताइए कितनी बार जाएगा? 12 3 36, 12 4 48, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 और 12 सत्ते 14, 12 छंग 72 तो कितना निकलेगा? 4 और 12 चौक 48। तो अगर जैसे आपने जैसे ऐसे हल किया, आप देखा गया जब से प्रश्न पूरे प्रश्न में ऑप्शन में जो सबसे छोटा हो, क्योंकि एलसीएम जो था मस, जो मस होता है मस हमेशा छोटा आता है। मस का आंसर चाहे जहां पर देख लीजिए, मस हमेशा क्या आता है? छोटा। तो चारों ऑप्शन में सबसे जो छोटा होगा उसी का उठाकर आप क्या कीजिएगा? भाग, और जिससे कट जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि यह बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुविकल्पी में सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो चारों ऑप्शन में आप उठा लीजिए और भाग कीजिए सबसे छोटा वाले को। अगर कट गया तो ही हमारा क्या हो जाएगा? मस। बाकी कैसे हम लगाएंगे? तो बाकी यहाँ पर लगाए, थोड़ा काटने में बहुत सा क्या हुआ, थोड़ा लंबा हो गया। तो हमारा मस कितना आ गया है? 12। तो इसमें मस पूछा था, हमारा 12 नंबर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखिए इसमें दो दो जोड़ा है, दो जब कोई चीज दो रहता है उसमें जोड़ा कहते हैं। तो युग्म का मतलब जोड़ा। और पूछा गया है कि सअभाज्य, तो सअभाज्य का मतलब ये होता है ना कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक होता है उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक होता है। तो चारों में पहले मस जिसका एक होगा वही क्या होगा? सभाज्य संख्या। तो मस आप चाहे जैसे, हमें तो बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न में चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सत्य है। तो आप मस भाग विधि से अगर जानते हैं वो ऐसे करेंगे, टाइम बच जाएगा। तो इन दोनों का 14 क्या लिखा गया है? 14 और 35। अगर 14 और 35 का निकालिए मस, 14 दूना कितना होता है? 28। उसके बाद यहां पर 15 में से 8 गए, कितना हो जाएगा? 7। अब चलिए 7 बचा। मस भाग विधि से हम लगा रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न में तो मस निकालना नहीं है, हमें चेक करना है कि चारों में कौन सा सभाज्य संख्या है। तो अगर चारों का मस जिसका एक होगा वही क्या होता है? सभाज्य संख्या है। तो चलिए आप क्या करते हैं, मस हम भाग विधि में 14 को फिर यहां लिखते हैं और 7 दूनी कट गया, जो कट जाता है वही हमारा क्या होता है? मस। बताइए इसका मस क्या हुआ? 7। तो इसका मस एक आया नहीं, यह ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन चेक करिए, बी नंबर या ए था, बी नंबर चेक करिए। 18 25, 18 दूना 36 होता है, तो एक बार 18 का 18। चलिए खास लिख इसको देगा 15, 15 में से 8 गए 7, अब फिर 18 इधर आएगा। अब 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 8 में 4 गया 4, अब फिर 7 यहाँ आएगा। भाई भाग विधि समझ ऐसे ही लगता है, एक बार जाएगा 7 में 4 गए, अब 4 इधर आएगा, 3 1 का, चलिए अब कितना बचा? 1, अब 3 इधर आएगा, 1 तिक्के। बताइए 1 से कटाना, जिससे कटता है वही क्या होता है? इसका एचसीएफ कितना आया? 1। तो जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, इसका एचसीएफ 1 आ गया तो यही हमारा क्या है? यही हमारा सत्य है। अर्थात 18 और 25 का एचसीएफ 1 आ गया तो वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब अगर इसका निकालेंगे 1 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन हो गया, सत्य हो गया।
चलिए अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो लिखा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का हम हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखिए, पहले आप 144 का करिए अभाज्य गुणनखंड। चलिए 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और यहाँ 2 1 का 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 त्रिक का 9, 3 1 का 3। इस प्रश्न नंबर 7 में हम 144 से क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए 144 का हमने यहाँ पर किया अभाज्य गुणनखंड और 144 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आ रहा है 2 घाते 4 और 3 घाते 2, यह आ रहा है। तो 7 नंबर में जैसे पूछा गया है वैसे करना है। देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों, अभाज्य गुणनखंडों की ई और इसका घात 4 और इसका घात 2, घातों का योग मतलब घात 4 है घात 2, तो योग का मतलब जोड़ना। तो 4 और 2 को जोड़िए कितना आएगा 6। तो इसमें पूछा है घातों का योग, घातों का, और जब घातों का योग करेंगे 4 2 6। भाई ऑप्शन कौन सा सत्य है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सत्य हो गया। ऐसा प्रश्न देखिए भाई 2022 में 23 में 24 पूछा गया है। चलिए लिखिए अगला नंबर देखते हैं 8 और 9 नंबर प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ध्यान देखिए, पहले समझिए इस प्रश्न में लिखा गया है एक अपरिमेय संख्या। जब सवाल में आ जाए अपरिमेय संख्या तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में यह फिट हो जाना चाहिए। अगर प्रश्न में नाम लिया गया हो अपरिमेय संख्या का, किसका, अपरिमेय संख्या का, अगर प्रश्न में अपरिमेय संख्या कहीं पर आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए क्या, अपरिमेय संख्या का मतलब √2, अपरिमेय संख्या का मतलब √3, अपरिमेय संख्या का मतलब √5 और अपरिमेय संख्या का मतलब √7। तो जितने रूट अर्थात जो रूट में होता है जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सके वही अपरिमेय संख्या होता है। और शुरुआत में हमने तो बताया था ना यार कि अपरिमेय परिमेय क्या होता है। अब यहां पर लिखा गया है शून्येतर, तो शून्येतर का मतलब सर क्या होता है। देखिए पूर्णांक आपने पढ़ा है ना, पूर्णांक क्या पढ़ा है, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे जाता यहां तक जाएगा अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 कहां तक जाएगा। तो क्या है शून्येतर, शून्येतर का मतलब यह होता है कि शून्य के इधर वाला, बताए शून्य के उधर कौन सा है, शून्य के उधर कौन सा है, 1 2 या 3 4 5 6 इस। हाँ, तो जहां पर अगर शून्येतर लिखा गया हो, शून्येतर का मतलब शून्य के इधर वाला, मतलब 1 2 3 4 5 इसका बात हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, नट बोल्ट ढील है उसे कस लीजिए। चलिए यहां पर लिखा गया है √2, जैसे √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। शून्येतर परिमेय, पहले नाम लिया है शून्येतर परिमेय संख्या, तो शून्येतर परिमेय संख्या कोई उठा लीजिए, जैसे हम उठा रहे हैं 5, क्या उठा रहे हैं 5, तो शून्येतर परिमेय संख्या हमने उठा लिया 5 और एक अपरिमेय संख्या हमने उठा लिया √3 का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है। अब याद कर लीजिए, अगर
√2, √3, √5, √7 अगर मतलब अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या को किसी दूसरे संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाए तो वह पूरा संख्या भी अपरिमेय बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मछली तो गंदा है ही, पूरे तालाब को भी गंदा कर दी। ऐसे याद रखिए, क्या याद रखना है? जैसे कि √2 यहां पर लिखा गया है, हमने यहां पर तो लिख दिया है ना कि अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √7 ये अपरिमेय मतलब है ही। अगर इसके साथ भी कुछ घटाया जाए, जैसे 2 - √2, 3 + √2, 5 + √7, 4 - √5, मतलब ये सब अपरिमेय ही। अगर इसके साथ में कोई संख्या जोड़ा घटाया जाए तो वह पूरा का पूरा बताइए क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, और दिमाग नहीं, अपने दिल दिमाग दोनों में। चलिए लिखा गया है अब आगे, सदैव परमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, परमेय या अपरिमेय संख्या एक नहीं, सदैव क्या होगा? अपरिमेय। अगर आप शून्येतर मतलब संख्या को और अपरिमेय संख्या को घटाया जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा बन जाएगा अपरिमेय। पूरा क्या बन जाएगा? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी हमने आपको शुरुआत बताया था कि पाई जो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पाई है तो दिमाग में फिट कर लीजिए, पाई एक क्या है भाई? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 2020 में और 24 में पूछा गया है। 20-24 दोनों में पूछा गया है। 15, 18, 24 का लक्ष्य है। हमने आपको लस निकालना भाई कई बार बता दिया। चलिए 15, 18 का क्या निकालेंगे? लस है। अब इसमें विधि तो पूछा नहीं गया है और प्रश्न हमारा बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी प्रश्न में लगाने से क्या, हमें तो टिक लगाने से मतलब है। तो चाहे जैसे आप लगाइए, अगर आप लस भाग विधि जानते हो ऐसे लगाइए, या तो हमने आपको बताया है, सिखाया है गुणनखंड विधि से। अगर आप गुणनखंड विधि से लगाना चाहते हैं तब भी लगा दीजिए लस, चाहे जैसे लगाइए। तो भाग विधि से कैसे लगाया जाता है आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। चलिए हम लगाते हैं भाग विधि से, क्योंकि इसमें तो हमें ऑप्शन टिक करने से मतलब है, तो हम चलिए भाग विधि से लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा। भाग विधि से लस कैसे ज्ञात करते हैं? लिखते हैं 15, 18 और 24 तीनों को साथ में काटते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं? साथ में काटते हैं, अगर आप सीखा होगा भाग विधि से। चलिए पहले हम 2 से काटेंगे, 15 वैसे का वैसे यहाँ पर उतर जाएगा, 9 इधर होगा, यहाँ पर कितना होगा? 12। उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे, 15 वैसे लिखा जाएगा, 9 वैसे लिखा जाएगा, और 2 12। फिर 2 से काटा जाएगा, इधर 15, इधर 9, इधर 3। फिर 3 से काटा जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, इधर 1। फिर 3 से काटा जाएगा, 5 वैसे उतरेगा, 1 1। और फिर जब 5 से कटेगा सब क्या हो गया? 1। और लसम क्या होता है? लसम में ज्ञात करना है भाग विधि में तीनों या चारों, यहाँ पर जितना संख्या दिया जाएगा साथ में काटिए लसम, और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 72। 24 में 3 का गुणा करेंगे 72, और 72 गुणते 5, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 360। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 360 आ गया लस से। कितना आ गया? 360। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर यह पूछा गया है 2022, 23, 24, मतलब यह प्रश्न 22 में पूछा गया है, 23 में, 24 में। चलिए क्या दिया गया है? 2 संख्या दिया गया है, दोनों का एचसीएफ दिया गया है 18, और एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एलसीएम। जब दो संख्या पहला है 252, दूसरा है 594 का एचसीएफ 18, एलसीएम पूछा गया है। जब 2 संख्या वाला आ जाए फार्मूला फिट कर दे यार। चलो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला, चलिए फार्मूला लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणते मस, यही फार्मूला लगा दो जब ऐसा प्रश्न आ जाए। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या पहला हमारा है 252, दूसरा है 500,
94 लिखेंगे 252 गुणते 594 बराबर, भाई लसा तो निकालना ही है ना, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मस्त कितना दिया है 18, कितना दिया गया है 18। अब एलसीएम ज्ञात करते समय 18 किधर जाएगा नीचे, 18 किधर चला गया नीचे। चलिए 18 जब नीचे जाएगा तो एलसीएम बराबर, चलिए 252 इंटू क्या लिखा जाएगा 594 और 18 किधर चला गया नीचे। चलिए 18 से काट देंगे, हमारा आंसर आ गया तुरंत। चलिए हम काटते हैं और देखते हैं। तो हम काटेंगे, हम चाहते हैं 3 से इसे काटते हैं। किससे काट देते हैं 3 से। चलिए 3 से काटते हैं, 3 छक 18 ठीक है ना, और इसे 3 एक का 3, यहां कितना निकलेगा 2, जब 2 निकलेगा 3 9 27, फिर 2 निकलेगा 3 8 24, इससे कट गया। अब चलिए हम 6 से काटते हैं, 6 से, इधर 6 का 6 ऊपर, ऊपर इसे जब हम काटेंगे 6 त्रिक 18 एक निकलेगा, फिर 6 त्रिक 18, मतलब बचा कितना 252 गुणते 33। चलिए इसे गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ गया। और 252 और 33 से गुणा करेंगे यही आएगा। क्यों कैसे 3 दूनी, देखिए किसी के पीछे 6 लिखा गया है, इसके पीछे है, तो बिना गुणा करे हमने पता कर लिया, हमारा आएगा 8316 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 148 बटे 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। भाई सरलतम रूप का मतलब होता है ना, इसे काट दो। सरलतम रूप का मतलब देखिए कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए 148 और बटे में क्या है 185, 148 और बटे में 185, इसे काट दीजिए। अब चलिए इसे हम किससे काटेंगे, 148 185 दोनों को हम देखिए किससे काटे, इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं हमें किससे कटता है, उसे वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 12 में 148 और 185, क्या करिए आप, इसे ऐसे काटने पर आप काट नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले आप इसका भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, हाँ चलिए ऊपर देखिए हल, ऊपर यहां पर क्या करेंगे, हमारा लिखा गया है 148 और बटे में 185, तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए 148 को काटिए, 148 जब काटेंगे 2 से कटेगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और 2 चौक 8, फिर 2 त्याई 6, 2 सत्ते और 37 का 37 ऐसे। अब 185 को काटिए, 185 चलिए 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15 और कितना निकला 3, 5 सत्ते फिर 37, स्वयं 37 से कटेगा। अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तभी थोड़ा कर पाएंगे। अब देखिए 148 बराबर 148 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 37, इस यह लिख लेंगे। नीचे 185 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणते, चलिए ऊपर 37 नीचे 37 कैंसिल, ऊपर 2 दूनी नीचे, हाँ ऐसे हल करेंगे तब सॉल्व होगा। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4/5 ऑप्शन नंबर बी, चलिए ऐसे हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 में, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है, और यह प्रश्न पूछा गया है 2023 और 24 में। देखिए दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। भाई अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हो और स्वयं से विभाजित हो। हमने शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्या, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, भाज्य अभाज्य प्राकृतिक पूर्णांक सब कुछ हमने बताया था, और उसी में बताया था कि अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है 2, क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी क्या हो गया, सही हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, और प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या
जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। आगे पूछा गया होगी आएगा, जिसमें क्या लिखा है कि शेषफल 5 प्राप्त हो। कौन सा प्रश्न? हाँ, अगर जिस प्रश्न में लिखा हो कि शेषफल 5 प्राप्त हो, शेषफल 6 प्राप्त हो, शेषफल 3 प्राप्त हो, मतलब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें लिखा हो शेषफल 5 प्राप्त हो, या तो पूछा जाएगा शेषफल 6 प्राप्त हो, या तो शेषफल 3 प्राप्त हो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले देखिए उस प्रश्न में क्या लिखा गया है। इस प्रश्न में लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या लिखा है? अगर जिस प्रश्न में लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए इसका हल क्या होगा। इस 14 नंबर का हल, प्रश्न नंबर 14, इसका हल देखिए। अगर प्रश्न में लिखा गया है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या, या लिखा होगा कि वह अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, जिस प्रश्न में हिंदी में लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या या वह अधिक से अधिक या अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखिए बड़ी से बड़ी संख्या या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इसी को कहते हैं अधिकतम। क्या कहते हैं? अधिकतम। अगर ये सब प्रश्न में मिला हो तो याद रखिए, अगर ये सब चीज लिखा हो, बड़ी से बड़ी का मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर ये सब जहां पर लिखा हो आप उस प्रश्न में निकाल दीजिएगा म से। क्या निकालेंगे? म से। याद कर लीजिए, अगर प्रश्न में लिखा है, यह नोट है, याद करिए भाई, इसे आपको याद रखना होगा। अगर प्रश्न में लिखा गया है छोटी से छोटी, क्या लिखा है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या इसी को कहते हैं न्यूनतम। क्या कहते हैं? हाँ, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी। अगर जहां पर छोटी से छोटी लिखा हो या न्यूनतम, तब हम वहां पर क्या निकालेंगे? वहां पर निकालेंगे लस। इसे याद करना होगा। जिस प्रश्न में लिखा हो बड़ी से बड़ी, क्या निकालेंगे? मस। जिस प्रश्न में लिखा हो छोटी से छोटी, क्या निकालेंगे? लस। चलिए पहले आप अगर जिनको लस और मस नहीं आता इसे लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं इस 14 नंबर का हल क्या होगा। तो आपको याद रखना है, अगर प्रश्न में कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहा जाए? बड़ी से बड़ी संख्या, क्या निकालेंगे? मस। अगर प्रश्न में कहा जाए छोटी से छोटी संख्या, क्या निकालेंगे? लस। इतना आपको याद रखना होगा। चलिए इस प्रश्न में बताइए क्या कहा गया है? बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? मस। ऐसा प्रश्न आपके बुक में, आपके किताब चलता है जिसका नाम है मनोहर रे, एक किताब चलता है उसका नाम क्या है? मनोहर रे। उस किताब में आपको ऐसा प्रश्न बहुत सारा मिलेगा, एग्जाम्पल भी मिलेगा जिस प्रश्न में लिखा होगा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी का मतलब मस, छोटी से छोटी मतलब प्लस। चलिए इस प्रश्न में लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हम क्या करेंगे? हम 245 और अगला नंबर है 1037, इनका क्या निकालेंगे? मस। लेकिन अगर इसी प्रश्न में कहा जाए अंत में कि शेषफल 5 प्राप्त हो, अगर शेषफल यहाँ पर ये सब लिखा ही नहीं होता, ये सब ना लिखा होता, तो हम दोनों का क्या निकाल देते? मस। लेकिन अगर इस सवाल में लिखा है अंत में कि शेषफल 5 प्राप्त हो, शेषफल 3 प्राप्त हो, शेषफल 6 प्राप्त हो, सबसे पहले इस 5 को इनमें से माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? माइनस। याद रखिए, अगर इस सवाल में लिखा हो शेषफल 5 प्राप्त हो, 6, 7, उसको इन दोनों संख्याओं में से क्या कीजिए? माइनस। तो चलिए माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे, नियम है बताए 245 में से 5 माइनस 240, 1037 में से 5 माइनस 1000 कितना आ जाएगा? 32, 1032, 7 में से 5 गया 2, तो 240 और 1032। अब हम दोनों का क्या निकालेंगे? मस। हाँ याद रखिए, अगर ऐसा प्रश्न आए सबसे पहले माइनस कीजिए, उसके बाद अब जाकर अब 240 और कितना बचा है? 1032। अब दोनों का क्या निकालेंगे? का मस।
अब दोनों का निकालेंगे म से। अब म से कैसे निकाला जाता है अल्लाह हमने आपको बताया, पहले 240 को काटिए और 1032 को काटिए। चलिए हम 240 को काटते हैं। जब 240 को हम काटेंगे सबसे पहले 2 से, चलिए हम 2 से काटते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, फिर 2 बार 3 बार जाएगा, 2 त्याए 6, इधर 2 1 का 2, 1 निकलेगा 0 का आगे जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, 5 1 का 5। काटना स्वयं सीख लीजिए। चलिए बताइए 2 कितनी बार है? 2 1 2 3 4, 4 बार है, लिखेंगे 2 घाते 4। क्या लिखेंगे? 2 घाते 4। इसके बाद लिखेंगे गुणा का चिन्ह। 3 कितनी बार है? 1। 5 कितनी बार है? 1, लिखेंगे 3 घाते 1 और गुणा का चिन्ह 5 घाते 1। अब ऐसे 1032 को काटेंगे। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो अगले चैप्टर में आपको काटना सिखाएंगे, स्वयं आ जाएगा। चलिए 1032, 1032 को कैसे काटेंगे? 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर यहाँ पर 1 बार, 2 1 का 2, लेकिन 3 है ना, 2 1 का 2, 3 है तो 1 निकल कर 2 के आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा? 12, 2 6 12। चलिए फिर से 2 काटेंगे, 2 दूनी 4 है कितना? 5, 1 निकलेगा तो 1 के आगे जाएगा, क्या बन जाएगा? 11, 2 पंचे 10, 11 था और 10, 1 बच गया, 6 के आगे जाएगा 2 8, ऐसे काटना होता है। चलिए उसके बाद फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब 3 से काटिए, 3 4 12, 3 3 का 9। अब 43, तो 43 को ऐसे, 43 किसी से कटेगा? 43 हमें लगता है किसी से नहीं कटेगा, 43 ऐसे ही लिखेंगे, 43 1 का 43। चलिए 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 3 बार है, 2 घाते 3 गुणा का चिन्ह। 3 कितनी बार है? 3 घाते 1। 43 कितनी बार है? 1 बार, ऐसे कीजिए। अब म से निकाला कैसे जाता है? म से बराबर, दोनों में देखिए कामन, तो 2 2 कामन है तो 2 घाते 3 2 घाते 4, दोनों में छोटा कौन है? 2 घाते 3। भाई 2 घाते 3 छोटा है ना, जो छोटा होगा हम वही को लिखेंगे। 2 घाते 3 गुणा का चिन्ह, 3 घाते 1 3 घाते 1, दोनों छोटा कौन है? बराबर है। जब दोनों बराबर है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, 3 घाते 1। अब क्या और कुछ कामन है? कामन रहेगा, जो कामन रहेगा उसमें से छोटा लिखेंगे। जब 5, इसमें 5 नहीं है, 43 उसमें 43 नहीं है, तो म से निकालते समय कामन जो होगा उसमें जो छोटा होगा उसे लिखा जाएगा, कामन नहीं उसे आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 5 और 43 को छोड़ देंगे। 2 घाते 3, तो 2 घाते 3 का मान क्या होता है? 2 घाते 3 का मतलब 2 गुणते 2 गुणते, जिसके घात में जितना नंबर होता है उसका उतनी बार गुणा होता है। 2 दूनी 4 दूनी और 3 घाते 1 का मतलब 3, 8 त्रिक। देख लीजिए भाई ऑप्शन में 24 कहाँ लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऐसे हम प्रश्न को हल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही। चलिए लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। परमेय संख्या हमने आपको शुरुआत में बताया था, याद रखिए हमने क्या बताया था कि वास्तविक संख्याएं, याद रखिए हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। पहले का नाम क्या है? परिमेय। क्या नाम है? परिमेय। दूसरे का नाम क्या है? अपरिमेय। इसलिए हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ऊपर देखिए, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याएं, तो शुरुआत में ही सबको समझा दिया था कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। हमने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या याद कर लीजिए जिसका हम वर्गमूल न निकाल सके, जैसे √2, √3, √5, √7। और हमने बताया था कि पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। हमने बताया था कि जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सके, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। लेकिन इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा ना। तो जिनका वर्गमूल हम पूरा निकाल लें,
इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो अपरिमेय संख्या। और अगर हमने बताया था अगर ऐसा नंबर आ जाए जैसे 0.333 खत्म नहीं होगा, 3 ऐसे क्या होगा, ऐसे 3 आता जाएगा, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना मतलब हमने शुरुआत में इस चैप्टर जब स्टार्ट किया था, वीडियो को शुरू से देखिए। चलिए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, पहला नंबर ऑप्शन देखिए कैसे हल करेंगे। पहले देखिए क्या लिखा गया है, ए नंबर लिखा गया है कि रूट में 5 प्लस रूट में 7, फिर दूसरे कोष्टक में रूट में 5 माइनस रूट में 7। तो आप अगर जानते होंगे और पढ़े होंगे कि ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बताइए किसका सूत्र है, यह सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह जो सवाल दिया गया है यह इस सूत्र पर आधारित है। देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी, कक्षा 9 10 सब में सूत्र आता है। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। ए का मतलब बताइए क्या है, ए का मतलब रूट में 5, ए का मतलब रूट 5, बी का मतलब रूट 7। तो ए का स्थान हम लिखेंगे रूट में 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्थान क्या है, रूट में 7 का स्क्वायर। चलिए रूट में 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 5, अगर कोई चीज रूट में है और हम उसका स्क्वायर जब करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रूट हट जाएगा माइनस, ऐसे रूट 7 का स्क्वायर रूट हटेगा 7, 5 में से 7 गया। तो हमने बताया था ना इधर कि परिमेय संख्या हमने सब कुछ शुरुआत में बताया था, वीडियो को शुरुआत में देखी कि -2 -1 0 3/2 1/2 यह सब क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 7 त्रिक 21, क्या हम रूट 21 का निकाल सकते हैं वर्गमूल, नहीं। यह भी नहीं है 10.1, 10 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब पहला नंबर ही ऑप्शन हमारा आ गया -2, अर्थात यह पहला नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 यह भी पूछा गया है 2024 में। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर प्रश्न में पूछा जाए, अगर प्रश्न में कहा जाए बड़ी से बड़ी, क्या कहा जाए, अगर प्रश्न में कहा जाए कि बड़ी से बड़ी, बताइए हम क्या करेंगे। अगर बड़ी से बड़ी कहा जाए तो हम ल से निकालेंगे कि म से। तो हमने बताया था अगर बड़ी से बड़ी कहा जाए तो हम निकालेंगे म से। अब देखिए एक प्रश्न आ गया ना, अगर ऐसे ही आपको बहुत सारा प्रश्न हल करना है तो एक प्रकाशन का किताब है जिसका नाम है मनोहर रे, उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है। अरिहंत बुक में भी बहुत सारा प्रश्न दिया गया है। तो बड़ी से बड़ी कहा जाए तो म से निकालिए। अगर कहा जाए छोटी से छोटी, क्या कहा जाए, छोटी से छोटी, बताइए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लस। इसका मतलब यह प्रश्न में, इस प्रश्न में शुरुआत में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए हम क्या निकालेंगे, लस। और याद रखिए अगर मस वाले प्रश्न में, अगर मस वाले प्रश्न में शेषफल बचे, जैसे इसके पहले जो हमने प्रश्न हल किया था उसमें 5 शेषफल बचा था, क्या बचा था, 5। तो बड़ी से बड़ी जब कहा जाए मस, अगर शेषफल कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, शेषफल, तो सबसे पहले जो शेषफल बचेगा उसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना। उसे हमने 5 क्या किया था, दोनों में से घटाया था। लेकिन अगर छोटी से छोटी जब कहा जाए तो हम लॉस, अगर इसमें भी शेषफल का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, शेषफल, दोनों का भाई नियम अलग है, दोनों का नियम अलग है, याद रखिए। बड़ी से बड़ी में जो शेषफल बचेगा उसे घटा करके म से निकालिए, और छोटी से छोटी में पहले ल से निकालिए, जो बचेगा उसे जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, नियम दोनों का अलग है। बड़ी से बड़ी में जो शेषफल बचता है पहले घटा करके तब क्या निकालते हैं, म से। इसमें उल्टा, पहले ल से निकाल करके तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए दिमाग में धसा लीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम निकालेंगे 35, हल देखिए 35, उसके बाद क्या है 56, उसके बाद 91, इनका हम निकालेंगे सबसे पहले ल से। और ल से कैसे निकालते हैं, चलिए 35 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य। 35 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 35 को हम काटेंगे 5 से, 5 से 35, 7 का 7, लिखेंगे 5 घाते 1 और गुणा का चिन्ह 7 घाते 1। चलिए 56 लिखा गया है, 56 को हम काटेंगे सबसे पहले। 56 को 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। चलिए 2 1 का 2, 2 चौक 8,
2 सदे 14, 7 1 का 7। पता है 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है भाई? 2 3 बार आया है। जब लिखेंगे 2 घाते 3 और गुणा का चिन्ह, 7 कितनी बार है? 7 घाते 1। चलिए अगला नंबर 91, 91 है। चलिए इसे हम काटेंगे, इसे हम काटेंगे। चलिए देखिए यह किससे कटेगा, याद रखिए 91 जो है, अगर हम इसे 17 से काटें, अगर देखिए यहां पर, अगर हम इसे किससे काटेंगे, जिसे अगर हम 17 से काटेंगे तो बताइए क्या 17 से कटेगा? ये देखिए 91, 90 और 1, यह किससे कटेगा? 13 से। देखिए 13 से, अगर हम 13 से 13 का गुणा अगर 7 बार करें, 7 त्रिक 21 और 7 का 7 और हासिल 2 कितना हो जाएगा? 9, मतलब है 13 से कटेगा। 13 सते 91 और 7 1 का 7, मतलब 7 बार 7 एक बार आएगा और 13 भी कितनी बार आएगा? एक बार। या 13 से पहले काटिए या तो 7 से पहले काटिए। तो 7 एक बार, हमने 7 एक बार लिख दिया और फिर 13 एक बार लिखा, तो इसका मतलब 35, 56 और 91, 35, 56 और 91 तीनों का हमने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड। चलिए लस कैसे निकाला जाता है? लस हम भाई नियम उल्टा है। क्या है? देखिए तीनों में पहले कॉमन क्या है? तीनों में तो इसमें भी 7 घाते 1, 7 घाते 1, 7 घाते 1, तो तीनों में देखते हैं हम कि सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए 7 घाते 1, 7 घाते 1, 7 घाते, तीनों बराबर है ना, जब तीनों बराबर है तो वही लिखेंगे 7 घाते 1। बाकी हमने शुरुआत वीडियो में देखिए हमने पूरा सिखाया है कि लस मस कैसे निकालते हैं। चलिए उसके बाद बताइए लस में यह भी नियम है, अगर जो कॉमन नहीं है, जो बच रहा है उसे भी लिखिए। देखिए 2 घाते 3, क्या तीनों में कॉमन है? नहीं, तो 2 घाते 3 भी लिखिए। 5 घाते 1, क्या तीनों में कॉमन है? नहीं, उसे भी लिखिए। 13 घाते 1, क्या तीनों में कॉमन है? नहीं, उससे भी लिखिए। तो लस मस शुरुआत का वीडियो देखिए। चलिए 7 एक बार गुणा होगा 7, 2 का 3 बार गुणा होगा कितना आएगा? 8, 5 का 1 बार गुणा होगा 5, 13 का 1 बार गुणा 13। चलिए गुणा करते हैं, 8 में 5 होगा 8 5 40, 40 और 7 का गुणा कीजिए, 280 गुणते 13। चलिए अब 13 का इसमें गुणा करेंगे, 280 में 13 का जब हम गुणा करेंगे, चलिए 3 का 0 में गुणा 0, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 और 6 दो कितना हो गया? 8। चलिए 1 में 0 का 0, 1 में 8 का गुणा 8, 1 में 2 का गुणा 2, 0 आ गया, 4 आ गया, 8 8 16 और 2 हासिल कितना हो गया? 3। मतलब हमारा आ गया गुणा करने पर 3640। तो हमने बताया क्या, अगर छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लस। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। चलिए इसमें हम 7 जोड़ेंगे, 7 जब जोड़ेंगे 3647। देख लो भाई आंसर कौन सा है? आंसर हमारा सी नंबर। और यह प्रश्न जब हमने देखा था ना, यह प्रश्न हमने देखते ही अपने मन में आंसर क्या हो गया था आगे। कैसे? मैं नियम पहले से जानता हूं कि लस निकालने के बाद 7 को क्या करना है? जोड़ना है। देखिए इसके अंश में 7 है? नहीं। इसके अंश में 7 है? नहीं। क्या इसके अंश में 7 है? नहीं। इसलिए हमने जब इस प्रश्न को देखा था तभी मैं जान गया था इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो गया, क्योंकि इसके अंत में 7 है ना। देखिए तो इसे विद्या का जितना हमारा प्रश्न था 16 नंबर प्रश्न था, 16 का 16 प्रश्न हमने देख लिया। अब चलिए अगली क्लास में और अगली वीडियो में, अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद।